हमारी ट्रेनिंग में ये हमें सिखाया जाता है और ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि हमें हमेशा एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करना है। इंडिया मीडिया इज़ नोन फॉर लाइज, और इंडिया मीडिया ने पिछली दफ़ा पुलवामा में एक हमारा F-16 गिरा दिया था अपने तौर पे, और अभिनंदन को हाईएस्ट अवार्ड भी दे दिया था। पाकिस्तान के पास जो इस वक्त कैपेबिलिटी मौजूद है जहाज़ों के लिहाज से, तो हमें किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of the Sapiens Experience podcast. We are fortunate enough to have this very amazing guest joining us all the way in Islamabad, Pakistan. He has served the prestigious Pakistan Air Force Institute for 4 decades. 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ. लेट्स वेलकम एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस पॉडकास्ट. एंड जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 40 ईयर्स. 40 ईयर्स में आपने F-16 से लेके कौन कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लीट में जिसको आपने फ्लाई किया. तो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट. उसको मैं रीसेंट ही कहूँगा, अबाउट मई 2025, जहाँ पे वी वर एट वॉर. उसको मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि वो एक एक्सपीरियंस था या कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे सिर्फ 2 फोर्सेस आमने सामने थी. दैट वाज एक्चुअली अ वॉर. तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड इस पूरे सिनेरियो में आप क्या कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, जब भी किसी किस्म की कॉन्टीजेंसी होती है, कोई जंग होती है, तो कुछ चीज़ें तो उस वक्त आपको इमीडिएटली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है और उसमें आपको डिसाइड करते हैं. लेकिन जो फोर्सेस होती हैं, जो मिलिट्री के प्लान्स होते हैं, वो बहुत पहले से बने होते हैं. और वो तमाम फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स, अपने प्लान्स के साथ रेडी होती है. और डेफिनेटली उन तमाम प्लान्स में एक लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेशन होती है, सिनर्जी होती है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है जब भी किसी किस्म की कोई जंग हो. और इसी तरह जंग, जिस तरह हमने देखा भी कि डिफरेंट लेवल्स की होती हैं. कारगिल हुई, वो एक डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट था. पुलवामा हुआ, वो एक डिफरेंट था. अभी जो इन्होंने ऑपरेशन संदूर किया, उसकी एक डिफरेंट नौइयत थी. इसी तरह जो स्पेशल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं या इरेगुलर वॉरफेयर हो रही होती है टेररिस्ट के अगेंस्ट, वो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. मगर इन तमाम ऑपरेशंस के दौरान एक लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. ना सिर्फ तीनों फोर्सेस की, बट के इंटेलिजेंस सर्विसेज की भी, बिकॉज़ वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं और उसके मुताबिक जितने आपके प्लान्स बने होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन होती है. और जब तक वो सिनर्जी नहीं होगी तमाम फोर्सेस में, उन प्लान की इफ़ेक्टिव तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती. लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेवल्स डिफरेंट होते हैं, वॉर का लेवल डिफरेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट होती है. एक मामूली सा कोई एक्शन करना हो इमीडिएट बेसिस पे, उसकी नौइयत डिफरेंट होती है. मगर इन तमाम केसेस में लेवल ऑफ जो है कोऑर्डिनेशन, वो डेफिनेटली एक होना चाहिए तमाम सर्विसेज में, और बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा सर, आपको आपके जो कैडेट डेज़ हैं उनकी तरफ थोड़ा सा लेके जाते हैं. एंड नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के जो एयरफोर्स या जितनी भी हमारी फोर्सेस के नंबर्स हैं, वो कम्प्लीटली विदाउट एनी डाउट काफ़ी कम हैं कंपेयर टू इंडिया. जब आपके कैडेट की ट्रेनिंग चल रही होती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनिशियली बताई जाती हैं किसी भी कैडेट को? क्योंकि नोइंग द फैक्ट एक नंबर में तो हमसे वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो उनके पास इक्विपमेंट भी और वॉरफेयर का सामान भी काफ़ी ज़्यादा है. सो व्हाट गिव्स कॉन्फिडेंस टू दिस कैडेट जो कि बिल्कुल अभी आया है और कम्पीट करेगा आगे जाके, और मुल्क के लिए बेसिकली जो भी करेगा आगे वो मुल्क के लिए कह रहा है, उसको कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है? देखिए, जो हमारी पाक फ़िज़ाइया की ट्रेनिंग है, मैं उसके मुतालिक ज़्यादा बता सकता हूँ क्योंकि मैंने तो वही ट्रेनिंग की. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहे हैं हमेशा से. और इसकी वजह ये है कि जो शुरू से जो एक पेस सेट किया था, जो प्रेसिडेंस क्रिएट की थी असगर ख़ान साहब और नूर ख़ान साहब के ज़माने से, वो एक बहुत मजबूत बुनियादों पे थी.
और उन फाउंडेशंस की वजह से आज तक हमारी जो ट्रेनिंग है उसको सारी दुनिया मानती है। उसकी वजह से हमने बहुत सारे मार्कों में अपना सिक्का मनवाया है, बहुत सारी अचीवमेंट्स किए हैं, और ये ट्रेनिंग ही की वजह है कि हमने हमेशा से एक क्वांटिटेटिवली ज़्यादा जो नंबर्स हैं एनिमी के, उसको हमने अपनी ट्रेनिंग की ऑफसेट स्ट्रेटजी से मात दी है। और ट्रेनिंग की जो मेन वजह है वो ये है कि कभी एकेडमी से लेकर ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स और सब्सिक्वेंटली एट हायर रैंक्स तक कोई मेरिट जो होता है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और क्योंकि मैं फाइटर पायलट ब्रांच से रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद मैं उस्ताद रहा हूँ F-16s पे, तो उधर भी कोई किसी किस्म की सिफारिश वाला एलिमेंट नहीं होता। जो प्रोफेशनली ठीक है, जो हार्ड वर्किंग है, जो मेरिट पे पूरा उतरता है, जो उन स्टैंडर्ड्स पे जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं एयरफोर्स के फॉर डिफरेंट वेपन सिस्टम्स, फॉर डिफरेंट फाइटर फ्लाइंग के ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स के लिए, उनके स्क्वाड्रन कमांडर बनने के लिए, उसके बाद हायर रैंक्स पे जाने के लिए, उन पे कभी एयरफोर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यही वजह है कि हमारी ट्रेनिंग में ये हमें सिखाया जाता है और ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि हमें हमेशा एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करना है। और जब ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी होती है फ़ाइटर जहाज़ पे, जब आपको डिफरेंट स्क्वाड्रन्स में आपको ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली बड़े इंस्टीट्यूशंस जिस तरह कॉम्बैट कमांडर स्कूल है जो कि हमारा टॉप गन स्कूल समझा जाता है, और एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उसकी एक्सटेंशन है, तो उनमें जो एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं वो बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप किसी भी स्क्वाड्रन में जाएं तो आप देखते हैं कि मतलब वो लोग आते हैं, अगर आपका एक 60 कैडेट्स थे जो गए थे, तो बाय द टाइम यू आर रीचिंग द स्क्वाड्रन्स, जो ऑपरेशन स्क्वाड्रन्स होते हैं, तो आप तकरीबन आधे रह जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली डेफिनेटली एक पिरामिड बनता है और कमी होती रहती है। लेकिन जब उन आपकी सिलेक्शंस होती है कोई बेटर वेपन सिस्टम के लिए, जिस तरह J-10 हो गया या F-16 हो गया, तो उसमें देन क्रीम ऑफ द स्क्वाड्रन्स जो बाकी होती है वो आती है, वो उन स्क्वाड्रन्स में जाती है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैव टू बी देयर। और इसी तरह फिर कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स होता है जो कि आपका, इस तरह मैंने कहा, टॉप गन स्कूल का होता है। तो उसमें भी कुछ लोग फेलियर्स होते हैं, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, कुछ लोग जो हैं वो पास होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्क्वाड्रन कमांडर के लिए रिकमेंड किया जाता है। Okay. तो ताकि वो फाइटर स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर बने। तो ये चीज़ जो है ये थ्रू आउट ये फिल्ट्रेशन जो है ये जारी रहती है, और बड़े मैं कहूँगा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो वो मेंटेन किए जाते हैं। और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, इनमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये तमाम इंस्टीट्यूशंस का एक नाम है, एक इनका स्टैंडर्ड्स हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे भी। और ट्रेनिंग का मैं एक आपको मतलब एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूँगा कि अगर मतलब एनिमी के पास जहाज़ हैं जो कि कैपेबिलिटी में आप अगर समझते हो आपसे बेहतर हैं, तो आप उनको और ज़्यादा एडवांटेज देते हैं जब आपने उनको सिमुलेट करना होता है फ़ाइट के दौरान। तो राफ़ेल, अगर 2 राफ़ेल हैं और उनके ख़िलाफ़ आपके 2 F-16s हैं या जो J-10 हैं, तो आप हमेशा राफ़ेल को एक ऐसी एडवांटेज देंगे कि उसके मिसाइल दूर से आपको मार सकते हैं। तो आपने किस तरह उनको निगेट करना है और किस तरह अपने फेवरेबल एनवलप में जाके उसको शूट करना है। तो वो तमाम टैक्टिक्स और टेक्निक्स जो हैं वो आपको सिखाई जाती हैं और उन पे आपको महारत होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपके 2 जहाज़ हैं तो आपको 4 जहाज़ों, दुश्मन के 4 जहाज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और उनको हमेशा एडवांटेज दी जाती है। पहले जब हमारे पास BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स नहीं होते थे, तो इंडिया के पास उस वक्त मौजूद थे 80s में और 90s में, तो हम उस वक्त उन्हें अपने आप को हम शॉर्ट रेंज मिसाइल देते थे और उन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल देते थे। और फिर हम ये देखते थे, या इस तरह हमने कोशिश करनी होती थी कि किस तरह हम उनको उनकी जो रेंज की एडवांटेज है उसको डिसीव करें थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स और एनवायरनमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, टेरेन को इस्तेमाल करते हुए, और किस तरह हम अपने फेवरेबल जोन में जाके और एनवेलप में जाके उनको शूट करें। अच्छा सर, स्क्वाड्रन लीडर की बात करें, जैसे आपने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर आगे सेलेक्ट होता है, व्हाट आर सम ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ स्क्वाड्रन लीडर जिसकी वजह से उसकी सिलेक्शन तो होती ही है, लेकिन उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपने फ्लीट को लीड करने की। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, एंड हाउ इट वर्क्स, एंड एक स्क्वाड्रन लीडर जो है वो कितने बड़े फ्लीट का जो है वो कमांडर बन सकता है, एंड कौन से ऐसे प्लेन्स हैं कि वो सब वो फ्लाई कर सकता है, या उसके ऊपर भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
जी, जो स्क्वाड्रन कमांडर होता है वो बेसिकली मतलब एयरफोर्स में उसका रैंक जनरली विंग कमांडर का होता है मोस्टली, जो आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के, और इसी तरह मेरे ख्याल में आर्मी में भी जो स्क्वाड्रन कमांड करते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल्स करते हैं। तो जो विंग कमांडर होता है उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स उसके होने बहुत ज़रूरी है, और उसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक तो उसमें डेफिनेटली प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जर्वेशन ना हो। उसकी जितनी थ्रू आउट उसने मतलब अपने करियर में फ़्लाइंग की है, उसके ऊपर उसको मतलब किसी की कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना हो कि जिससे वो स्क्वाड्रन को ना कमांड कर सके। क्योंकि जब आप स्क्वाड्रन कमांड करते हैं तो आपके नीचे तकरीबन 16 से लेकर 20 जहाज़ होते हैं और इतने ही पायलट्स होते हैं, फिर आपके नीचे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स होते हैं, आपके पीछे नीचे पूरा मेंटेनेंस का स्टाफ होता है जो आपकी जहाज़ों की लुक आफ्टर करता है। तो वो स्क्वाड्रन जो कंप्राइज करता है उसमें ऑपरेशंस भी होती है और मेंटेनेंस वाला एलिमेंट भी शामिल होता है। तो तमाम लोग जो होते हैं तकरीबन उसमें आपके पास आप कह लें कि 150-200 बंदे कम अज़ कम मौजूद होते हैं जो आपकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, और वो एयरमैन होते हैं। तो इन सब का जो है वो जिम्मेदारी आपकी होती है। तो स्क्वाड्रन कमांडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि आपने कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स किया और अच्छे तरीके से किया हो, तब आप फाइटर स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर बनते हैं। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो उसके उसके साथ इवैल्यूएशन होती है कि ये जो पायलट है या ये जो ऑफिसर है ये इस काबिल है कि इसको एक स्क्वाड्रन दिया जा सके जो कि फाइटर स्क्वाड्रन है और उसको ये कमांड कर सके। ये चीज़ें होती हैं जो पीस टाइम के लिहाज से होती हैं। वॉर टाइम में उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा लीड करेगा अपने स्क्वाड्रन को। ये ट्रेडिशन रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का। अगर आप 65 वॉर में भी देखें तो MM आलम साहब थे, सरफराज रफ़ीकी थे, और नौजी हैदर साहब थे। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने हलवाड़ा, बटिंडा और पठानकोट की स्ट्राइक्स लीड की। ये सारे स्क्वाड्रन कमांडर्स थे उस वक्त। तो उस वक्त ये स्क्वाड्रन लीडर इनका रैंक था, मगर ये कि ये दे वर कमांडिंग द स्क्वाड्रन्स। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या दिस इज़ मतलब ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स कि जब भी कोई मिशन जाएगा वॉर के दौरान या किसी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी कॉन्टीजेंसी में, और आई एम श्योर इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ होगा, तो स्क्वाड्रन कमांडर जो है वो लीड करता है, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो एलिमेंट है वो होना चाहिए उसके अंदर। उसकी वजह एक ये भी है कि वो मोटिवेशन क्रिएट करता है बाकी लोगों के लिए, और स्क्वाड्रन कमांडर अपने आप को प्रेजेंट करता है कि अगर कोई रिस्क लेना है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्क, ठीक है ना। और अगर किसी ने अपनी जान देनी है तो स्क्वाड्रन कमांडर जो है वो सबसे आगे होता है इसमें। तो ये ट्रेडिशन हमेशा से रहा है। अच्छा सर, जो मैंने एक ट्रेडिशन रिसेंटली देखा है, जो ट्रेडिशनल डॉग फाइट्स हैं उनका टेन्योर जो एक तरीके से एंड हो रहा है, और ये जो BVR हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो हैं, और इस तरह की जो टेक्निक्स हैं जिसमें लाइव कॉम्बैट जो है वो इस तरह एनिमी एक दूसरे को देख नहीं रहे होते, बट स्टिल दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। थोड़ा सा बताएं, हाउ हैव दिस एवॉल्व्ड फ्रॉम द टाइम जब आप इसको लीड कर रहे थे? जी, जब मैं इनफैक्ट यंग पायलट था और जब मैंने स्क्वाड्रन भी कमांड किया, उस वक्त तक हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स नहीं आए थे। और जब मैं OC फ्लाइंग था और जब मैं बेस कमांडर था तो तब हमारे पास F-16s में बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स आ चुके थे। और ये जो टाइम था, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिहाज से देखें तो जब न्यूक्लियर वाला एलिमेंट हमारा हुआ 98 में, और फिर कारगिल हुआ, और उसके बाद फिर ऑप सेंटिनल एक हुआ 2001 में, जिसमें हम दोनों मुल्क जो थे बहुत जंग के करीब थे और फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल थी। उस वक्त इट वाज द वॉर वाज ऑलमोस्ट इमिनेंट कि ये होने वाली है। तो उस वक्त हमारी जो कैपेबिलिटी थी वो इंडिया के पास जो थे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स मौजूद थे, हमारे पास नहीं थे। तो ये हमारे पास जो बेसिकली वेपन्स आना शुरू हुए ये आए तकरीबन आप कह लें 2008-9 ऑनवर्ड्स हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन आए। उससे पहले इंडिया के पास जो थे वो MiG-29 में भी और Su-30s में भी रशियन जो हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स थे, और किसी हद तक फ्रेंच मिराजेस में भी थे, मिराज 2000 में। तो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती थी उनसे फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि उससे पहले हमारे पास और इंडिया के पास भी जो 70s में या आप 80s में कर लें डॉग फाइट मिसाइल होते थे। 65 की जो वॉर हुई वो सारी डॉग फाइट थी, जिसे आप कहते हैं क्लोज कॉम्बैट कहते हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज वेपन्स थे या इंफ्रारेड
मिसाइल्स जिन्हें कहते हैं वो थे और बियॉन्ड विजुअल रेंज नहीं थे। तो उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जिस तरह आपको मालूम है एम आलम साहब ने 5 जहाज़ गिराए और वो डॉग फाइट थी एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मिसाइल से गिराए बल्कि गन्स का भी इस्तेमाल किया उसमें। तो वो ज़माना डॉग फाइट का था और उस ज़माने में ये भी कहा जाता था कि ट्रू फाइट जो होती है या फाइटर पायलट की कैपेबिलिटी देखनी है तो डॉग फाइट में कितना अच्छा है तो वो देखनी चाहिए। वो चीज़ आज तक मतलब स्टैंड आउट ज़रूर करती है कि आपकी जो हैंडलिंग है या डॉग फाइट की जो आपकी कैपेबिलिटी है क्लोज कॉम्बैट की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज़ हम आज तक प्रीच भी करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी तक स्क्वाड्रंस में, कॉम्बैट कमांडर स्कूल में या किसी भी जगह पे डॉग फाइट जो है वो प्री रिक्विजिट आज तक है और उसको अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पायलट की ट्रू पायलटेबिलिटी शो करती है। ओके। तो जब तक आपको वो जहाज़ को मैनूवर अच्छी तरह नहीं करना आता तो आपको अपनी मशीन पे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो कि आपने सब्सिक्वेंटली इस्तेमाल करनी है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और उसके मुतल्लिक आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो एक मैनूवरिंग वाला एलिमेंट है वो डॉग फाइट से ही सामने आता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब वी हैव माइग्रेटेड टूवर्ड्स द बियॉन्ड विजुअल रेंज सिनेरियोज़ और दैट वाज विजिबल इन पुलवामा ऑल्सो और अभी भी इस ऑपरेशन में भी। मगर डॉग फाइट को हमने ज़ीरो नहीं किया किसी जगह पे। मतलब डॉग फाइट अभी भी उसकी इम्पोर्टेंस मौजूद है। अभी भी आपके जितने मॉडर्न जहाज़ हैं उनमें गन्स हैं, तो कोई ऐसा जहाज़ मॉडर्न नहीं है कि जिसमें गन्स ना हो। और ये लेसन अमेरिका ने सीखा था वियतनाम वॉर से। वियतनाम वॉर में जो मिग्स थे उन्होंने इनके A4 जहाज़ जो थे F4 फैंटम्स वो जो थे उनको बहुत टफ टाइम दिया था, बिकॉज उन्होंने उस वक्त उसमें से गन्स निकाल दी थी और वो बियॉन्ड विजुअल रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल मारते थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली होता ये था कि कोई ना कोई जहाज़ अंदर घुस जाता था और वो मिग्स जो हैं वो फिर डॉग फाइट में उन्हें शिकस्त दे देते थे क्योंकि उनके पास गन्स होती थी। तो उसके बाद उन्होंने ये इवॉल्व किया और फिर सब्सिक्वेंटली F-16 टाइप एक फ़ाइटर बनाया कि जिसमें मैनूवरेबिलिटी हो, एजिलिटी हो और इन मिक्स को वो आउटस्मार्ट कर सके और सब्सिक्वेंटली उसमें गन्स भी डाली गई। तो आज तक जो नए जहाज़ हैं F-35 भी, उनमें भी गन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह ये है कि यू शुड ऑलवेज़ एक्सपेक्ट कि किसी ना किसी स्टेज पे अगर मल्टी बोगी सिनेरियो है जिसमें इतने जहाज़ हैं, जिस तरह अभी भी हमने देखा इंडिया वगैरह वर्सेस पाकिस्तान में, और वो करीब आ जाते हैं और ज़्यादा फिरोशियस किस्म की फ़ाइट होती है, तो उसमें बड़े चांसेस होते हैं कि कोई जहाज़ स्नीक इन कर जाए, तो उसको फिर आप चांसेस है कि गन से ही मार सकते हैं। अच्छा सर, आपने ऐसे मेंशन किया कि आफ्टर 98 न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली जो कैपेबिलिटी थी वो पाकिस्तान ने अचीव की। इसके बाद जो है एयरक्राफ्ट का काम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद बढ़ गया। तो जब आपकी सिमुलेशंस या बाकी जो अब ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इसके अंदर फ्लाइंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आया जो आपने ख़ुद नोटिस किया है कि एक सर्टेन वेट आप लोग कैरी करते थे उससे पहले एंड उसके बाद जो है अब शायद वेट की क्लास जो है वो शायद डिफरेंट होगी, या अब एयरक्राफ्ट जो है वो भी इसी तरह इवॉल्व हो रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड लेकर ट्रैवल कर सकें? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एयरक्राफ्ट्स की बड़ी एवोल्यूशन हुई है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस वक्त बॉम्बर्स अलहदा होते थे, जो फाइटर्स होते थे वो अलहदा होते थे जो उनको एस्कॉर्ट करते थे, और उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड आया जिसमें कोरियन वॉर हुई और सब्सिक्वेंटली वियतनाम वॉर हुई। फिर इन तमाम के दौरान और इवन 65 वॉर में भी अगर आप देखें जो पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ हुई तो ज़्यादातर फाइटर्स की जंग थी, और उसमें कुछ जहाज़ ऐसे होते थे ज़रूर जो कि बॉम्बिंग के लिए एक्सक्लूसिवली होते थे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये हमने F-16s लिए तो वैसे तो हम तमाम जहाज़ों को या तमाम पायलट्स को तमाम स्क्वाड्रन्स में जो होते हैं, चाहे वो F-7 है जो मिग के स्क्वाड्रन है, या मिराज जो हमारे पास 5 और 3 हैं जो पुराने वाले हैं, और चाहे वो F-16 हो, इन तमाम स्क्वाड्रन्स में हम ट्रेनिंग पायलट्स को देते हैं जिसमें डॉग फाइट भी होती है, जिसमें एयर कॉम्बैट भी होती है और जिसमें बॉम्बिंग मिशंस भी होते हैं। तो ये मल्टी रोल किस्म की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है इन जहाज़ों पे भी। ये एक हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। लेकिन ट्रू मल्टी रोल जो जहाज़ हमारे पास पहली दफ़ा आया था वो F-16s थे, क्योंकि ये वो इस तरह का जहाज़ है कि जिसमें कि लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत है कि वो GBUs और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, और काफ़ी सारा लोड उसके ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लोड कैरिंग कैपेबिलिटी और जो उसकी इंजन की जो पावर है, क्योंकि वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि इंजन जो है आपका वो पावरफुल होना चाहिए टू कैरी मोर लोड। तो F-16 में वो कैपेबिलिटी है, जिस तरह F-15 है
F-18s हैं, ये अमेरिकन के वो जहाज़ हैं जो कि मल्टी रोल जहाज़ जिन्हें कहते हैं, जो दोनों रोल कर सकते हैं, जो बॉम्बिंग भी कर सकते हैं और बॉम्बिंग के बाद वो फिर एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकते हैं, और दोनों रोल्स में वो बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत पोटेंट जहाज़ हैं। तो सब्सिक्वेंटली फिर रशियंस ने भी डेवलप किए वो जहाज़, जिस तरह Su-30 है, और उसके बाद MiG-29 को इनिशियली इन्होंने किया, और सब्सिक्वेंटली Su-30 है, और अब जो नया जहाज़ वो बना रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंच जो इस वक्त राफेल है, ये भी मल्टी रोल जहाज़ है। तो मॉडर्न जहाज़ जितने भी आ रहे हैं, F-35 वगैरह, J-10, J-20, J-35, ये सारे मल्टी रोल हैं कि इनमें दोनों चीज़ों की सलाहियत मौजूद है, और इनमें इस तरह की एवियोनिक्स भी हैं कि जो इमीडिएटली स्विच कर सकती हैं एयर टू ग्राउंड रोल से एयर टू एयर रोल में, या एयर टू एयर रोल से एयर टू ग्राउंड रोल। वो भी बड़ी एक कैपेबिलिटी है जो कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बड़ा इज़ एन एसेंस इन फाइटर फ्लाइंग। तो ये टाइम जो है जितना कम लगेगा टू स्विच फ्रॉम वन रोल टू अनदर रोल, उतना ही वो फाइटर या वो मल्टी रोल जहाज़ बेहतर होगा। तो ये कैपेबिलिटी अब नए जहाज़ों में मौजूद है। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर अ पायलट टू नो अबाउट हिज एयरक्राफ्ट? आपको जब आप खुद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या जब आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं इसके ऊपर, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता रहे होते हैं? देखिए, जहाज़ का पता होना तो बहुत ज़रूरी है, जहाज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। जहाज़ पे जितना कॉन्फिडेंस पायलट का होगा, वो उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी वॉर जोन में जाएगा, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, किसी भी बैटल में जाएगा। जिस तरह जब 65 की वॉर हुई तो बहुत सारे पायलट्स ऐसे थे, उस वक़्त हमारे पास जो ये स्टार फाइटर था वो नया नया आया था, और अमेरिकन ने हमें दिया था। तो मगर उसके नए होने की वजह से बहुत सारे पायलट्स को उसके ऊपर बहुत महारत हासिल नहीं थी, और बहुत से जो सबसे अच्छे पायलट्स थे उनको उन्होंने उन स्टार फाइटर के ऊपर डालने की कोशिश की, और एक स्क्वाड्रन बना था 9 स्क्वाड्रन। लेकिन कुछ पायलट्स अच्छे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी चूँकि जंग होने वाली है तो हम ये जो है F-86 सेबर इसी पे रहेंगे, क्योंकि उनके उस पे बहुत ज़्यादा घंटे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसमें हासिल किया हुआ था, बहुत सारी कॉम्बैट उस पर की हुई थी, बहुत कॉन्फिडेंस था, और इनमें एम आलम साहब शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमने अगर जंग लड़नी है तो हम इसी पे लड़ेंगे, इस पे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ये वजह थी कि उन्होंने फिर जंग में परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, और हो सकता है वो अगर स्टार फाइटर्स पे होते तो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकते। तो कॉन्फिडेंस होना जहाज़ के ऊपर, मैंने पर्सनली सारी ज़िंदगी जो है ज़्यादातर F-16 उड़ाया है, और मैं समझता हूँ कि जब भी कॉन्फिडेंट हमारे सामने जितनी भी कॉन्टीजेंसीज आई, जिसमें न्यूक्लियर आया 98 में, कारगिल आया 99 में, ऑप सेंटिनल आया 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और उसके बाद फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल थी, उसके बाद उड़ी हुआ, उसके बाद बॉम्बे का हुआ 2008 में। इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट में जब एटलीस्ट जब मैं ऑपरेशनल था और F-16 पे फ्लाई करता था, तो एक कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि उनके कोई भी जहाज़ अगर आता है, Su-30 है या MiG-29 है, या जिस नंबर में भी आता है, तो यू विल बी एबल टू मतलब शूट देम डाउन। आपके पास इतना मतलब कॉन्फिडेंस भी है, जहाज़ की पोटेंसी भी इतनी है, और जहाज़ की कैपेबिलिटी भी है कि वो उनको ज़रूर शूट डाउन कर देंगे। तो वो जहाज़ पे कॉन्फिडेंस होना और जहाज़ पे ट्रेनिंग होना काफ़ी अर्से तक उसकी बड़ी मेरा ख्याल में इम्पॉर्टेंस है। जिस तरह आपने देखा इस कॉन्फ्लिक्ट में राफेल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो राफेल बहुत पोटेंट जहाज़ है, बहुत कैपेबल जहाज़ है। उसका मीटियोर BVR बड़ा कैपेबल था, उसका जो EW स्वीट लगा हुआ था स्पेक्ट्रा, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ओवरऑल उसकी एजिलिटी के लिहाज से, हर लिहाज से वो बहुत एक, लेकिन वो उसको उस तरह से एम्प्लॉय नहीं कर सके, बिकॉज उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक तरीके से राफेल को इस्तेमाल किया और सिस्टम सेंट्रिक तरीके से नहीं किया, और वो कॉन्फिडेंस पायलट्स में नज़र नहीं आया राफेल के, जो कि होना चाहिए था उनमें। नहीं, एब्सोल्युटली यू आर राइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, आप जैसा मेंशन कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक एयरक्राफ्ट के साथ भी वॉल लूज़ हो सकती है, ये हमने देखा भी और काफ़ी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हमने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूज़ की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिलेटिव नंबर जो है वो रीच किया एयरक्राफ्ट गिराने में? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 3-4 चीज़ें थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। एक तो मैंने आपको चीज़ का जिक्र किया कि
इंडिया ने अपने सिस्टम्स को जो एम्प्लॉय किया वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक तरीके से किया। राफेल वाज अ स्टैंड अलोन सिस्टम। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितने भी अपने सिस्टम्स किए वो सिस्टम वाला एक कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर उन्होंने प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं था, वो सिस्टम सेंट्रिक तरीका था। दूसरा, हमारी जो ट्रेनिंग का लेवल था, जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वो बहुत बेहतर रहा है हमेशा, और इस दफ़ा शायद हर लिहाज से बहुत बेहतर था, क्योंकि हम इस दफ़ा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सिंथेटिक ट्रेनिंग है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जो एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होती है, वो एक बहुत मॉडर्न लेवल पे होती है। तो वो तमाम चीज़ें जो आपने जहाज़ हवा में सिमुलेट करनी, वो आप एक्चुअली ग्राउंड में सिमुलेट कर सकते हैं। मल्टी बोगी सिनेरियो, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस, तमाम एसेट्स जो आपके होते हैं वो ग्राउंड में भी आप उनको सिमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वो अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड हैं ग्राउंड पे भी। तीसरी चीज़ जो थी वो लीडरशिप थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डिसीजन मेकिंग। वो मेरा ख्याल में अगर आप इंडिया का एक पूरा ट्रेडिशनली भी देखें और इस दफ़ा भी देखें, तो वो पॉलिटिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में। पॉलिटिकल गेन्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उनको उस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है कि उनकी जो फोर्सेस हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और वो किस लेवल तक एम्प्लॉय कर सकती हैं। तो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो बड़े, आई वुड से कि ऐसे थे जो जिनमें क्लैरिटी नहीं थे। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे उनकी क्लैरिटी टेक्निकल या ऑपरेशनल लेवल पे नज़र नहीं आई। तो डिसीजन मेकिंग वाज पुअर, और इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयरफोर्स है वो भी उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरह से इंटेंशंस थी एक पॉलिटिकल लीडरशिप की या स्ट्रेटेजिक जो जिनके थॉट प्रोसेस थे उनकी। तो वो डिले भी था और क्लैरिटी का भी फुकदान था। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपनी एम्प्लॉयमेंट की उसमें बड़े क्लियर तरीके से नज़र आई। कमांडर्स का जो इंटेंट था वो बड़ा क्लियर था। इट वॉज क्लियर फॉर ऑल द पायलट्स, जो कि टेक्निकल लेवल पे जो कमांडर्स थे हमारे, जो ऑपरेशनल कमांडर्स थे, कि नो अग्रेसर शुड गो बैक। ओके, एनी अग्रेसर हु डज एनीथिंग अगेंस्ट आर वायलेशन ऑफ आर टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है, ही शुड नॉट बी गोइंग बैक। और उस वजह से वो क्लैरिटी होने की वजह से उन्होंने टाइमली उसकी एम्प्लॉयमेंट की, और टैक्टिकल जो थी एक प्रोग्रेस नज़र आई, टेक्निकल सुपीरियॉरिटी नज़र आई टैक्टिक्स के लिहाज से, बिकॉज ट्रेनिंग अच्छी थी। दे वर एबल टू हाइड देमसेल्व्स वेल, दे वर एबल टू एम्प्लॉय द वेपन इन अ साइलेंट मोड, और उसका जो है अंदाज़ा ही नहीं हुआ राफेल्स को कि किस वक्त आके उनको मिसाइल लगाए, एंड दे इट वाज रियली अ शॉक फॉर देम। सो इट वाज, आई वुड से, टेक्निकल ब्रिलियंस बिकॉज ऑफ द गुड ट्रेनिंग, क्लियर कमांडर्स इंटेंट एंड गुड डिसीजन मेकिंग, और हमारी इंटरऑपरेबिलिटी टू डू एंड एम्प्लॉय आवर एसेट्स इन मल्टी डोमेन सिनेरियोज एंड इन फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस। तो वो जो शुरू वाला आधा पौना घंटा था उसी में वी वर एबल टू गेन कंट्रोल ऑफ द एयर, एंड कंट्रोल ऑफ द एयर का बहुत फ़ायदा होता है सब्सिक्वेंटली। आप एनिमी को डिसीजन डायलेमा में डाल देते हैं। एक्चुअली दे वर इन शैम्बल्स, आई वुड से कि एक पैरालिसिस वाला एलिमेंट था उनमें, जब शुरू में उनके 5-6 जहाज़ गिर गए, और आपने देखा कि उसके बाद 2 दिन तो वो ग्राउंडेड ही रहे, उठे ही नहीं जी। तो ये मेरा ख्याल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड इन एनी फ्यूचर बैटल, स्पेशली इन एयर बैटल, डिसीजन मेकिंग, टाइमली एक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर एसेट्स जो है इन अ इंटरऑपरेबल मैनर विल ऑलवेज गिव यू मोर डिविडेंड्स। Also, sir, we were informed that over hundreds of aircrafts were involved in this entire scenario, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के एयरक्राफ्ट शामिल थे। Have you faced any similar situation back in early 2000s, या जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई है, so you were taught, या कभी ऐसी चीज़ आपने देखी जिसमें इतने एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए हों इन दो मुल्कों के बीच में? लेकिन जी लाइव एक्शंस में तो किसी एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में तो पाकिस्तान और इंडिया का शायद इतना नंबर कभी भी नहीं हमने देखा। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें तो इतने जहाज़ एयर में इन दैट पर्टिकुलर स्पेस पहली दफ़ा एम्प्लॉय हुए। लेकिन ट्रेनिंग के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो शायद इससे भी ज़्यादा जहाज़ों की हम ट्रेनिंग करते हैं। और हम एक्चुअली जब ये कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स होता है या एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें हम ये लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं LFEs, तो उसमें 150-200 जहाज़ भी होते हैं, और वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट एक्चुअली। तो हमारे लिए ये कोई चीज़ नई नहीं थी, कोई सरप्राइज़ नहीं था। वी वर
वेल ट्रेंड फॉर दैट। जितने भी पायलट्स हैं हमारे, बल्कि मैं कहूँगा कि उनको इससे ज़्यादा सख्त तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है। फॉर देम इट वाज अ नॉर्मल मिशन एंड दे हैव बीन ट्रेंड। मतलब इस तरह के सिनेरियोज़ के लिहाज से, साइज़ ऑफ जितना पैकेज था दोनों साइड से, ये उनके लिए कोई बहुत सरप्राइज़ वाला एलिमेंट नहीं था। डैमेजेस की बात की जाए तो हमने नोटिस किया कि दे वर रेडी टू एक्सेप्ट सम ऑफ द डैमेजेस, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या काफ़ी जो उनके पोटेंशियल डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक फाइनल स्टेटमेंट नहीं आ पाई। अभी भी जो हमें पॉइंट्स नज़र आते हैं, किसी स्टेटमेंट में अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, वहाँ से हमें ये ड्राइव हुई। नोइंग द फैक्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड्स या इवन राफेल के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी तरफ से ये बताया गया। तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट जस्ट बिकॉज ऑफ शेम कि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या ये भी जो बताई गई चीज़ें वाज इट डेलिब्रेट या उनके गलती से बात आगे चली गई है, उन्होंने बता दी? देखिए जी, चर्चिल का एक कॉल है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज़ द ट्रुथ। The truth is so expensive that it is always protected by the bodyguard of lies. So India media is known for lies, और इंडिया मीडिया ने पिछली दफ़ा पुलवामा में एक हमारा F-16 गिरा दिया था अपने तौर पे, और अभिनंदन को हाईएस्ट अवार्ड भी दे दिया था जी। हालांकि अभिनंदन ने आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने कोई F-16 गिराया है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फैक्ट्स और फिक्शंस हमेशा चलती रहती हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैक्ट्स थी और जो अगर इंडिपेंडेंट कोई एनालिस्ट भी होगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। उसमें नंबर वन फैक्ट वाज दिस दैट दे केम विद 80 जेट्स एंड वी वर हैविंग 40 इन द एयर। दूसरी चीज़ जो थी वो ये कि इंडिया के जहाज़ गिरे, जो उनके एनालिस्ट परवीन सवामे साहब ने भी एक्सेप्ट किए, CDS साहब ने उनके जो हैं उन्होंने भी कहा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मेनी एयरक्राफ्ट हैज़ फॉलन बट वाई, सो दैट मीन्स के देयर जेट्स डिड फॉल। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि इंडिया लॉस्ट राफेल जेट्स विच वर द बैकबोन एक्चुअली। सिमिलरली अगर आपने देखा हो तो उसी दिन राफेल के जो शेयर्स थे उनकी वैल्यू बहुत डिप की, एंड सिमिलरली जो J-10 चेंगदू की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है चाइनीज़ की, उनके शेयर्स ऊपर के। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्स थी एक्चुअली। सिमिलरली देवर इमेजेस ऑफ एयरक्राफ्ट डाउन्ड इन श्रीनगर एरिया और जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो था उधर, और वो नज़र आई उनको। उन्होंने पाकिस्तान के किसी जहाज़ की अभी तक कोई इमेज नहीं दिखाई। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस बात की तस्दीक करती हैं कि इंडिया के जहाज़ ज़रूर गिरे और पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं गिरा। सो अगर हमारा कोई जहाज़ गिरता तो F-16 होते तो अमेरिकन को पता थे, J-10 होते या J-17 होते तो सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया ने हमारी ये खबर ज़रूर देनी थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मीडिया वाज बायस्ड टूवर्ड्स फेवरेबली बायस्ड टूवर्ड्स इंडिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक हकीकत है कि उनके जहाज़ गिरे हैं, और दूसरा मैं पर्सनली मेरी ख्वाहिश ये थी कि शायद उनके हमें ज़्यादा जहाज़ गिरा देने चाहिए ताकि वो इस तरह की स्टोरीज़ ना बना सकते। इस तरह के पाया भी था कि वो ज़्यादा जहाज़ लॉक हुए थे, बट जी कई लोगों ने, काफ़ी सारे हमारे एनालिस्ट ने भी कहा और उन्होंने तस्दीक भी की इसकी, और टीवी पे भी और ये मीडिया पे भी कि जी उन्होंने 15-20 जहाज़ और लॉक किए हुए थे और वो गिरा सकते थे, और यूँ तो गिराने चाहिए थे। मैं हमेशा ही समझता हूँ कि देखिए एग्रेसर इंडिया था, और अगर हमने जवाब देना है तो हम इस चीज़ को बिल्कुल मलूज़े खातिर ना रखें कि हमने जो है वो एस्केलेशन को कंट्रोल करना है। देन वी हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, एंड एस्केलेशन को उसी तरह हम इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि हम उनको मैक्सिमम पेन और कॉस्ट जो है उसको इन्फ्लिक्ट करें उनके ऊपर, ताकि वो दोबारा कभी सोचे भी ना कि उसने इस तरह की हरकत करनी। आज भी उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है, और आप हमसे ये सवाल करें कि हमारे कितने जहाज़, ये ना करें कि कितने गिरे हैं, ये हमसे पूछें कि हमने कितने गिराए हैं पाकिस्तान के। सो उनका माइंडसेट जो है ना वो हम चेंज शायद नहीं कर सके, या अपनी डिटेरेंस को रीअसर्ट नहीं कर सके। अगर हम समझते हैं कि उसको हमने करना है तो हमें फिर इस चीज़ का ख्याल रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमने जो है वो एस्केलेशन को कंट्रोल करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उन्होंने ये जुर्म किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस लेवल की मिलनी चाहिए दैट दे शुड नेवर एवर थिंक ऑफ डूइंग इट अगेन। अगर कोई इस्लाम में चोरी करता है तो उसके हाथ काटने की है, ताकि
वो एक ऐसा डिटेरेंस क्रिएट हो कि नोबडी इन द कम्युनिटी शुड एवर थिंक ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग। अच्छा सर, इस इंसिडेंट के बाद हमने देखा है कि इंडिया जो है अभी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है अपने वॉर हेड्स को और मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, बहुत तेज़ी से बाइंग कर रहा है इक्विपमेंट्स की दुनिया भर से। तो आप इसको क्या समझते हैं कि ये हर दफ़ा जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो इंडिया अपने आप को एक मज़ीद लेवल ऊपर करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सुपीरियॉरिटी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये कुछ मामला तब भी था जब पुलवामा हुआ और उसके बाद हमने उनके 2 जहाज़ जब गिराए तो उन्होंने कहा जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो शायद ऐसा मौका ना मिलता पाकिस्तान को। तो ये भी एक एक्सेप्टेंस थी डिफ़ीट की, ये भी एक एक्सेप्टेंस थी कि उनके जहाज़ गिरे हैं जबकि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा था। और ये एक तस्दीक थी इस बात की कि उन्होंने अपनी शिकस्त को माना है। हालांकि उनके पास जो उस वक़्त भी जहाज़ थे, मिराज 2000 थे, Su-30s थे, ये दोनों BVR इक्विप्ड जहाज़ हैं। MiG-29 थे, बड़ा पोटेंट फ्लीट था उस वक़्त उनके पास। हमारे पास उस वक़्त F-16s थे और JF-17s थे। तो अगर आप देखें तो 1-to-1 कंपैरिजन में टेक्निकली उनके पास अच्छे जहाज़ मौजूद थे मतलब। और ये कहना कि जी राफेल होते तो ये एक बुज़दिली की भी निशानी है और कमज़र्फ़ी की भी है और एक अपनी गलती मतलब शिकस्त मानने की भी बात है। और अब उन्होंने राफेल ले आए और फिर उसके बाद थ्रेट भी करते रहे और इस्तेमाल भी किया और जो हालत हुई वो आपने देखी। तो देखें, मैं पर्सनली ये समझता हूँ इस चीज़ को, मैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त कैपेबिलिटी मौजूद है जहाज़ों के लिहाज से, जिसमें J-10 है, JF-17 और F-16 हैं और तीनों BVR मिसाइल्स के साथ हैं, तो हमें किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इंडिया अगले 10 साल तक हमें नहीं किसी किस्म की शिकस्त दे सकता है या किसी किस्म का डैमेज भी नहीं कर सकता। और जो हालत उसकी इस दफ़ा हुई है वो आने वाले सालों में भी ऐसे ही होगी। हमें जो चीज़ें देखने की ज़रूरत है वो इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ पे कुछ ब्राह्मोस मिसाइल आए और कुछ और इस तरह के जिन्होंने हमारी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया, उसको हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से एटलीस्ट उसको हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं कि जिससे नुकसान जो है वो कम से कम हो। हालांकि अगर आप देखें तो आयरन डोम भी इतना मजबूत है, स्टिल Iranian missiles were able to penetrate, so no system or no defense is impregnable or impenetrable। तो वो तो चीज़ मौजूद है, लेकिन हमें अपने मुताबिक देखना है और वही मेरा ख्याल में लीडरशिप देख भी रही होगी कि किधर हमने गैप्स को फिल करना है, किन चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। क्योंकि पाए एक डिफाइंड पाए होती है आपके पास बजट की, उसको आपने मैनेज करना होता है। तो हमें उनके साथ किसी किस्म की आर्म्स रेस में लगने की ज़रूरत नहीं है। बट द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली air power related and aerospace power related things which are going to be employed very effectively, और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। It will always be a choice for the political leadership। जो हमने देखा भी है कई सालों में कि एयर पावर को एम्प्लॉय किया गया है इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, जिसमें कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है, हमकी साइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, स्पेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड बैटलफील्ड मैनेजमेंट के लिहाज से। इसी तरह सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल बहुत होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बन चुके हैं जो पूरी डायमेंशंस को चेंज कर देंगे, टेम्पोरल डिमेंशंस को। और उस लिहाज से वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी हम ख़रीद भी सकते हैं और जो हमेशा पाकिस्तान ने किया भी है। ऑफसेट स्ट्रेटजी हमारी हमेशा रही है टू बाय कंपैरेटिवली चीपर टेक्नोलॉजी बट मोर इनोवेटिव एंड मोर एप्लीकेबल टेक्नोलॉजीज़। तो और इंटेलिजेंस के लिहाज से, ISR के लिहाज से, EW के लिहाज से हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये सिस्टम का हिस्सा आसानी से बन सकें और इंटरऑपरेबल हों आपस में। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमारे पास सुनने को आता भी है लोगों से, ये जो इवॉल्वमेंट है प्लेन्स की ये बहुत तेज़ी से हो रही है। जैसे आपने मेंशन किया एवियोनिक्स और जो इसकी अपग्रेडेशंस हैं बहुत तेज़ हैं। तो हमारे पास जो पुराने जहाज़ हैं, क्योंकि हमें अपने फ्लीट को भी अपग्रेड करते रहना है, इसको हम किस तरह पोटेंट बनाते हैं कि वो मॉडर्न वॉरफेयर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता होती है कि वो जो पुराने जहाज़ हैं जो हमारे पास 60s 70s 80s से भी हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करें किसी भी वॉर में। देखिए, ये तो हम कर रहे हैं,
ये तो एयरफोर्स हमेशा से करती रही है। ट्रेडिशनली एयरफोर्स ने हमेशा डू मोर विद लेस वाला काम किया है हमेशा से। और जितने भी हमारे जहाज़ हैं जो इवन पुराने मिराजेस हैं या ये तमाम उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसकी मैंने आपसे बात की थी। वो डाटा लिंक जो कि J10 में मौजूद है या JF17 में मौजूद है वो मिराजेस में भी मौजूद है। सो वी आर एक्चुअली कनेक्टेड विद ईच अदर लाइक डिफरेंट नोड्स। तो उस सिस्टम को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके पास वो विजिबिलिटी है, वो टेक्नोलॉजी है देखने के लिहाज से, और अपने जितने वेपन है, जितने कैपेबिलिटी है वेपन की, उसको इस्तेमाल करने के लिहाज से, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। तो वो टेक्नोलॉजीज़ हमने डेफिनेटली मिराजेस में भी इम्प्रूवमेंट की है, एवियोनिक्स के लिहाज से भी की है, F-16s को भी अपग्रेड हम करते रहे हैं जो हमने अर्ली 80s में लिए थे, और वो भी बहुत पोटेंट सिस्टम्स हैं। J10 तो है ही नए सिस्टम्स हमारे पास, JF17 को भी हमने ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 में गए हैं। सो ये हमने एक पोर मैन सोल्यूशन जो है हमेशा हम जहाज़ों पे लगाते रहे हैं, और उसको इतनी कैपेबिलिटी उसके पास रखी है कि वो जब बैटल फील्ड में जाए तो वो किसी किस्म की उसको डिसएडवांटेज ना हो, कोई हैंडीकैप ना हो। उसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हों एवियोनिक्स के लिहाज से जो कि किसी मॉडर्न जहाज़ में होनी चाहिए, और उसको उसकी वेपन की कैपेबिलिटी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। सो दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन मोस्ट ऑफ द फ्लीट। Sir, thank you so much for being part of this podcast. It was a pleasure having you, and I hope ये काफ़ी सवालात हमारे जो हैं वो आंसर हो गए हैं, but we might bother you for another part of this podcast particularly. With that, this is Muzair Hassan signing off, and I'll see you in another podcast. Till then, take care.